वह सर से लेकर पाँव तक बारिश में भीगी हुई कमरे के दरवाजे में खड़ी थी, लेकिन उसमें अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। न जाने अरशमान मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने दिल ही दिल में अपने आप से मुखातिब होते हुए कहा। अचानक उसे गैलरी से कदमों की चाप की आवाज़ आई, तो वो डर से जल्दी से कमरे में दाखिल हो गई। अरशमान जो कि इस वक्त सोने के लिए अपने बिस्तर सेट कर रहा था, आवाज़ पर उसने बेसाख्ता निगाहें उठाकर देखा, तो फिर निगाहें पलटना ही भूल गया। सज्जल साहिबा इस वक्त वाइट लिबास में मलबूस अपनी पूरी रानाइयों के साथ कमरे के दरवाजे में सर झुकाकर खड़ी अपनी उंगलियां चटखा रही थी। क्या तुम बारिश में भीग रहे थे? अर्शमा ने खा जाने वाले अंदाज में सवाल किया, तो वह मज़ीद कन्फ्यूज़ हो गई थी। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ ना, मुझे उसका जवाब दो। सज्जल ने ज़ोरों शोर से हाँ में गर्दन हिला दी। अर्शमान के माथे पर लातदात बल पड़ गए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बारिश में भीगने की वजह से सज्जल की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे तकरीबन 2 रातें जागकर इस लड़की का ख्याल रखना पड़ा था, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि दोबारा तुम इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करोगी? अर्शमान उसके करीब जाकर खड़ा हुआ। उसका बाजू मजबूती से अपने हाथों में दबोचते हुए बोला। दर्द भरी सिसकी सजल के लबों से निकली थी। उसने शिकायती अंदाज में अर्शमान को देखा, जिसका चेहरा सपाट था। उसे देखकर अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता था कि मोहतरम के दिल में क्या चल रहा है। मुझे दर्द तो हो रहा है, उसने लरजते हुए लहजे में कहा। तुम्हें दर्द होना चाहिए ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमने गलती की है। ये कहकर अर्शमान ने उसे एक झटके से अपने नज़दीक किया। वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और ज़ोर से उसके सीने के साथ जाकर लगी। सजल की धड़कनें काफ़ी शिद्दत से अर्शमान के साथ टच हुई थी और उसके पूरे वजूद में बिजली दौड़ गई थी। सर्दी से पहले ही हाल ख़राब हो रहा था और अब उस शख्स की कुर्बत उसे बेहाल कर रही थी और उसकी गिरफ्त में कसमसा कर रह गई थी। दूसरी तरफ अर्शमान उसकी जिस्म की नरमी को महसूस करके बेखुद होने लगा था। खुद से किया हुआ वादा उसे टूटता हुआ महसूस हो रहा था। बेसाख्ता उसने सजल के लंबे घने बालों में अपना चेहरा छुपाया और उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। सजल की तो एक लम्हे के लिए सांसें रुक गई थी। उसके लिए अपनी टांगों पर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने अर्शमान के सीने पर हाथ रखकर उससे खुद से दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन अर्शमान उसके दोनों हाथों को अपने कंट्रोल में कर चुका था। अगले पल अर्शमान ने बाजू ऊपर की तरफ करके उसे दीवार के साथ पिन कर लिया। वो सहमी हुई नज़रों से अर्शमान को देख रही थी, जिसकी नज़रें बार बार भटक कर सज्जल के सीने पर जाकर ठहर रही थी। अर्शमान, सज्जल ने बोलने की कोशिश की, लेकिन अर्शमान ने उसके लबों पर उंगली रखकर उसकी आवाज़ का गला घोंट दिया। वो बस उसे कांपता हुआ देख रहा था। वो लड़की बेहद हसीन थी और किसी का भी ईमान डगमगाने की सलाहियत रखती थी। और जहाँ तक अर्शमान का सवाल था, आज वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और उसकी ख्वाहिशात भी बार बार उसके सर पर हावी हो रही थी। फिर जब उसने सजल को इस रूप में देखा तो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि इस तरह की हरकतें करके तुम मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती हो? अर्शमान ने यह कहकर उसकी गर्दन पर अपने लब रखे, तो वो बेचैनी से सिसक कर रह गई थी। मैंने ये सब कुछ आपको बहकाने के लिए नहीं किया है। मुझे आइडिया नहीं था कि आप कमरे में मौजूद होंगे। उसने फ़ौरन से अपनी सफाई दी। उसको अर्शमान ने उसकी गर्दन से लब हटाकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वैसे तुम बहाना अच्छा बना लेती हो। ये कहकर वो उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था। ये कहकर वो उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था। सजल इस बार उसको खुद से अलग नहीं कर पाई थी। उसने बेखुदी के आलम में अर्शमान के गर्दन में अपनी बाजू डाल दी थी। वह पूरी की पूरी उसके ऊपर गिरी हुई थी, जबकि अर्शमान के लिए उसका नाजुक सा बदन संभालना मुश्किल नहीं था। अगले पल वो उसे अपनी गोद में उठा चुका था। कभी वो उसके निचले होंठ को चूमता तो कभी उसके ऊपर वाले होंठ को काटता। सजल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अर्शमान ने अगले पल उसे बहुत ही एहतियात के साथ बेड पर लिटाया और उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों के शिकंजे में फंसा चुका था। सजल उसको सहमी हुई नज़रों से देख रही थी। अर्शमान ने जब उसकी आंखों में खौफ देखा तो ठठक कर रुका। क्या तुम्हें डर लग रहा है? उसकी ठोड़ी को अपने हाथों से हल्का सा मसलते हुए बोला। सजल ने जोरों शोर से हाँ में गर्दन हिला दी थी। मुझे बस इस चीज़ से डर लग रहा है कि कहीं ये कोई ख्वाब ना हो। अर्शमान के हाथ ठहर गए थे और उसका नशा भी टूट गया था। उसने फ़ौरन ही अपने हाथ पीछे की तरफ खींच लिए और अपनी पेशानी को मसलते हुए बोला, जाकर चेंज कर लो। सजल ने ये सुना तो तेज़ी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं ये तो नहीं चाहती थी कि आप मुझसे दूर हो जाएं। मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों के दरमियान ताल्लुक़ कायम हो जाए और हम लोग भी मियाँ बीवी की तरह रहना शुरू कर दें। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता।
अर्शमान ने फ़ौरन ही उसका हाथ पीछे की तरफ झटका था। और अभी जो कुछ भी हुआ है ना, बस समझना कि मैं तुम्हारा हुस्न देखकर बहक गया था। इस बात को ज़्यादा दिमाग पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही दिन समझाया था कि हम दोनों का रिश्ता ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगा। जैसे तुम्हारी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाएगी और तुम कोई जॉब वगैरह कर लोगी, तो उसके साथ ही मैं तुमसे दस्तबरदार हो जाऊँगा। और कोशिश करना दोबारा मेरे सामने सूलिये में ना आना। अर्शमा ने ये कहकर उससे चेंज करने का इशारा किया तो वो वॉशरूम में जाने के बजाय दोबारा से अर्शमान की तरफ बढ़ी थी। अगले ही पल वो उसके सीने से लग गई थी। अर्शमान अपनी जगह पर जमकर खड़ा हो गया था। सजल के आंसू उसकी शर्ट को भिगो रहे थे। अर्शमान ने मजबूती से अपने लब भींच लिए थे। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मुझ में किस चीज़ की कमी है? सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत हसीन हूँ और मेरा शौहर अपनी किस्मत पर रश्क करता होगा। लेकिन जब मैं आपका रवैया देखती हूँ तो मेरा दिल कट कर रह जाता है। अर्शमान ने उसे बहुत ही आहिस्तगी से खुद से अलग किया और उसकी आंखों से झांकते हुए बोला, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं तुमसे क्यों नफरत करता हूँ और मैं तुम्हें क्यों अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सकता। ये कहकर उसने सजल के गालों को थपका और लंबे लंबे ढंग बढ़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। देखिएगा मिस्टर अर्शमान, एक दिन आपको मुझसे शदीद मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन उस दिन मैं आपकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखूंगी। उस वक्त आप मेरे पीछे भागेंगे, लेकिन मैं आपकी पहुंच से दूर, कोसों दूर चली जाऊंगी। अर्शमान उसकी बातों को झटकता हुआ तेजी से बाहर निकल गया था, जबकि सज्जल गिरने वाले अंदाज में दोबारा से सोफे पर बैठ गई थी और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो उस शख्स से मोहब्बत नहीं करना चाहती थी और ना ही इस शख्स को अपनी सोचों का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन वो क्या करती? उसका इस दुनिया में अब अर्शमान के अलावा और कोई और मजबूत रिश्ता नहीं बचा था। अब अर्शमान ही उसकी कुल कायनात था। ये अलग बात थी कि अर्शमान उसे किसी खातिर में नहीं लाता था। रात को जब वो अपने कमरे में वापस आया तो मोहतरमा गहरी नींद की वादियों में जा चुकी थी। उसके छोटे छोटे खड़ाटों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। अर्शमान ने एक गहरी सांस खारिज की, लेकिन जब वो वापस आया तो मोहतरमा बेड के दरमियान में फैलकर लेटी हुई थी। उसने एहतियात से सजों को उठाकर साइड पर किया और खुद अपनी जगह पर जाकर लेट गया था। लेकिन वो जानता था कि थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है। वही हुआ जिसका डर था। सजल एक बार फिर से उसके करीब आकर उसके सीने पर सिर रखकर सो चुकी थी। यह आज पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि सजल का रोज़ का ही यही मामूल था। उसे नींद में किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगती थी। अर्शमान ने उसे बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ना चाहा तो वो नशे में डूबी हुई आवाज़ में बोली, क्या मसला है आपको? ना तो सोते वक्त मुझे सुकून का सांस लेने देती और ना ही जागते वक्त आपको मैं सुकून में अच्छी लगती हूँ। उसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट पर एक पल के लिए ठटक गया था, लेकिन फिर ये सोचकर उसने अपने जहन को झटक दिया कि शायद वो नींद में है, इसलिए इस तरह से बोल रही है। तीसरी बार भी उसे साइड पर सुलाने के बावजूद भी जब सजल उसके सीने से आकर लिपटी तो वो बुरी तरह से झंझला उठा और गुर्राते हुए बोला, क्या मसला है तुम्हारा? पूरा बेड पड़ा हुआ है मेरे साथ, आखिर क्यों चिपक रही हो? सजल ने अपनी एक आंख खोली और इंतहाई गुस्से से बोली, दोबारा ऊंची आवाज़ में बात ना कीजिएगा, मेरी नींद खराब हो रही है। ये कहकर उसने अपनी टांग उठाकर अर्शमान की गोद में रख दी थी। तुम उठो और सोफे पर जाकर सो जाओ। अर्शमान ने उसे उठाना चाहा। सज्जल ने दोबारा से करवट बदली और इस बार उसका हाथ जोर से अर्शमान के चेहरे पर जाकर लगा और निशान छोड़ गया था। वो तो दंगे रह गया था। वो छोटी सी दान पान सी लड़की उस पर हाथ उठा रही थी। तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना? उसके कानों में झुकते हुए घुराते हुए बोला। सज्जल ने इंतहाई मासूमियत से नफ़ी में सर हिला दिया था। मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है और मुझे आपसे नफरत भी हो रही है, मुझे तंग मत करें। वो एकदम से ही चीखते हुए झंझलाते हुए बोली। अर्शमान ने आगे बढ़कर फ़ौरन से लाइट ऑन कर दी थी और फिर जब उसकी नज़र पास ही टेबल पर मौजूद टैबलेट्स पर पड़ी तो उसका दिमाग पल भर के लिए घूम गया था। दरअसल जिन्हें सजल सर दर्द की गोलियां समझकर खा गई थी, असल में वो ड्रग्स की टैबलेट्स थी जो अर्शमान ने अपनी कज़न की गाड़ी से पकड़ी थी और अब वो दो खाई जा चुकी थी। अर्शमान को अगली पल सारी कहानी समझ में आ गई। सजल तुम ठीक तो हो? उसके चेहरे पर झुकते हुए उसके गालों को थपकते हुए बोला। इस बार सजल ने अपने बाजू उसकी गर्दन पर डाले और उसे झटके से अपनी जानिब खींचा था। अर्शमान उसके ऊपर जाकर गिरा था। दोनों के सीने फिर से एक दूसरे के साथ टच हुए थे। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आपकी बातें मुझे तकलीफ दे रही हैं। मुझे यहाँ इस जगह पर दर्द हो रहा है। उसने अर्शमान का हाथ उठाकर अपनी नन्ही नन्ही धड़कनों पर रखा तो वो पल भर के लिए शर्जदा रह गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसे अपने कज़न पर भी गुस्सा आ रहा था।
उसने फैसला कर लिया था कि सुबह पहली ही फुर्सत में वो अपने कज़न के बाप को जाकर उसकी शिकायत लगाएगा। लेकिन इससे पहले उसे अपनी बीवी को संभालना था। उसने इस लड़की को उससे दूर करने की कोशिश की तो सज्जल भी झंझलाते हुए उठ बैठी थी। क्या मसला है आपका? वो नशे में झूम रही थी। अचानक उसने अपने सर को पकड़ा और ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए बोली, हाय मेरी अल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ कुछ करें। अर्शमान ने फ़ौरन से उसके लबों पर अपने हाथ मजबूती से जमा लिए। चिल्ला क्यों रही हो? सज्जल ने आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखा। क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आपको कहाँ कोई फ़र्क पड़ता है? आपके तो सीने में दिल है ही नहीं। यहाँ पर तो पत्थर मौजूद हैं। उसके सीने पर ज़ोर ज़ोर से उंगली मार रही थी। अर्शमान ने मजबूती से लब भींच लिए थे। उसकी नज़रें बार बार भटक कर सजल के भरे हुए होंठों पर जाकर ठहर रही थी। एक तो वो लड़की उसकी हद से ज़्यादा नज़दीक थी और दूसरा बार बार वो उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों को छू रही थी। अर्शमान खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। अगले पल उसने अपना एक हाथ सजल की गर्दन पर रखा और उसका चेहरा अपने चेहरे के नज़दीक कर लिया। उसके होंठों पर झुक गया और बहुत ही शिद्दत से उसके होंठों को चूमने लगा था। वो चूमने के बाद हल्का हल्का उसके होंठों को काट रहा था। बेखुदी के आलम में सजल के लबों से सिसकियाँ निकलती चली जा रही थी। वो अपने होशो हवास में नहीं थी, इसलिए बार बार आसमान के ऊपर गिर रही थी और उसे बुरी तरह से बहका रही थी। वह लड़की इस रूप में वाकई में कमाल लग रही थी। आसमान को लगा था कि वो आज वाकई में बहक जाएगा। उसने सजल को उठाकर बिस्तर पर लेटाया तो सजल उसे खुमार भरी नज़रों से देखते हुए बोली, मेरे नज़दीक आए, मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? उसका अंदाज ऐसा था कि अर्शमान खुद को रोक नहीं पाया था। अगली पल उसने सजल की धड़कनों को अपनी दस्तरस में लिया तो वो फिर से बेचैन मछली की तरह फड़कने लगी थी। इस बार अर्शमान भी खुलकर इंजॉय कर रहा था। सजल ने अगली पल अपने लब उसके गालों पर रखे और अपने हाथ अर्शमान के सीने पर रखकर उसे मसलने लगी। लड़की, तुम तो मुझे पागल कर दोगी। उसके कानों में झुकता हुआ खुमार भरे लहजे में बोला था। मैं यही तो चाहती हूँ कि आप मेरी मोहब्बत में पागल हो जाए, पर आप कभी भी मुझसे दूर ना जा सके। जब आप मुझसे अलग होते हैं और मुझे धुतकारते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझसे कोई भी मोहब्बत नहीं करता है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे लगा था कि आप मुझे प्यार देंगे, लेकिन आपने भी मेरा दिल तोड़ा है। वो चूँकि नशे में थी, इसी वजह से उसका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। उसने फिर से फूट-फूट कर रोना शुरू कर दिया था। अर्शमान ने अगले ही पल उसका सर उठाकर अपने सीने पर रखा और उसकी कमर को मसलने लगा। फिर वो उसकी गर्दन को चूमने के बाद अपने लब उसकी धड़कनों पर रख चुका था। थोड़ी देर में जब सजल नींद की वादी में चली गई तो अर्शमान भी गहरी सांस खारिज करता हुआ उसके बराबर में लेट गया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। उसने जो फैसला किया था वो बहुत ही सोच समझ कर किया था और वो ऐसे लोगों में भी हरगिज़ नहीं था जो अपने फैसले से पीछे हट जाते थे। वो सजल के साथ रहकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। जानता था कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क तो उनकी उम्र का था। वो सजल से पूरे 9 साल बड़ा था और उसके मुताबिक ये सजल पर जुल्म था। दूसरा, वो उसकी भागी हुई बीवी की कज़न थी। जब भी वो सजल को देखता था तो उसकी नज़रों के सामने कोमल का चेहरा घूमने लगता था। वो चाहकर भी उसे वो मोहब्बत नहीं दे पाता था जिसकी वो लड़की हकदार थी। और तीसरी वजह यह थी कि सजल भी स्टूडेंट थी। अर्शमान ये भी नहीं चाहता था कि उसकी गुर्बत की वजह से सजल की पढ़ाई ख़राब हो। लेकिन ये सारी बातें वो सजल को नहीं समझा पा रहा था और यहीं पर ही वो सबसे बड़ी गलती कर रहा था। सुबह जब सजल सोकर उठी तो उसका सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। उफ़ अल्लाह जी! मेरा सर दर्द से फट जाएगा। अर्शमान जब फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो अपना सर पकड़े बेड पर बैठी हुई थी। तुम ठीक तो हो? वो हल्का-सा उसके चेहरे की तरफ झुकता हुआ बोला। सजल ने अपनी लाल अंगारा आँखों से उसे देखा और नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे लगता है कि मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं जा पाऊँगी। ठीक है, तुम आज रेस्ट कर लो। क्या वाक़ई में मैं छुट्टी कर सकती हूँ? वो खुशी से चहकते हुए बोली थी। हाँ, लेकिन सिर्फ़ आज के लिए। कल मैं दोबारा से ये बहाना ना सुनूँ। ये सुनकर सजल ने बुरा सा मुँह बनाया। मैं बहाना तो नहीं बना रही हूँ, बल्कि सच बता रही हूँ आपको। लेकिन आप जैसे सख्त प्रोफ़ेसर को बंदा कैसे समझाए? जिनके सीने में तो दिल नाम की चीज़ ही नहीं होती है। वो दूसरी बात अर्शमान को ये ताना दे रही थी। बस अब ज़्यादा फ़ज़ूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना इरादा चेंज कर लूँ। अभी उसने सिर्फ़ इतना ही कहा था, सजल दोबारा से सर पर चादर तान कर लेट गई थी। जब वो कमरे से बाहर निकलने लगा तो सज्जल तेज़ी से बोली, क्या मैं आज घूमने के लिए जा सकती हूँ? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जो दिल में आता है करो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है।
वो रूखे से अंदाज में कहता हुआ तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि सज्जल शरारती अंदाज में अपने हाथों को मसलने लगी थी। अब मैं देखती हूँ कि आपको कैसे फ़र्क नहीं पड़ता है। दरअसल अर्शमान का एक कज़न था जो कि आर्मी में कैप्टन था और कुछ दिन पहले वो छुट्टी पर आया हुआ था। सज्जल से उम्र में वो 5 साल बड़ा था। सज्जल की उसे 2-3 दिन पहले ही बातचीत हुई थी और वह इस कैप्टन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। उसे शूटिंग रेंज पर जाने का बचपन से ही बहुत शौक था। लेकिन जब उसने अर्शमान से बात की तो अर्शमान ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब सज्जल शूटिंग रेंज पर कैप्टन फरहाद के साथ जाने का इरादा रखती थी। उसने अर्शमान की अम्मी से परमिशन ली तो उन्होंने ज़ोरों शोर से इजाज़त दे दी थी। बल्कि वो खुद भी यही चाहती थी कि सजल अपने आप को थोड़ी सी एक्टिविटीज़ में एंगेज करे। वो अपने बेटे के रवैये की वजह से सजल से हमेशा माफ़ी मांगती थी, लेकिन सजल उन्हें ये कहकर तसल्ली दे देती थी कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है और जहाँ तक मेरे शोर का सवाल है तो फ़िक्र मत करें, वो बहुत जल्द मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना तो मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है। ये सुनकर वो प्यार से उसके माथे को चूमती और उसे ढेरों दुआओं से नवाजती थी। सजल के लिए इतना ही काफ़ी था। दरअसल अरशमान अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसकी अम्मी बहुत ही नेक खतून थी और उसके अब्बा भी अच्छे इंसान थे और एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन थे। घर में पैसों की रेल पेल थी। उसकी दादी और दादा भी उसके साथ ही रहते थे। अरशमान ने बचपन से ही जिस चीज़ की ख्वाहिश की थी, घर वालों ने वो चीज़ उसके कदमों में ला कर रखी थी। फिर जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो बिज़नेस वगैरह को सेटल करने के बाद उसकी शादी की बारी आई, तो उसने उसका हक भी अपनी माँ को ही दिया था। फारिया बेगम ने बहुत ही चाह से उसके लिए कोमल का इंतखाब किया था, जो उनकी सहेली की बेटी थी। लेकिन कोमल किसी और से मोहब्बत करती थी। सजल कोमल की कज़न थी और यतीम थी। वो बचपन से ही कोमल के घर आती थी, जिसके अब्बा उसके चचा थे। चची ने इस मौका पर भी सजल को ही कुर्बान किया था और कोमल की जगह सजल का निकाह अर्शमान से पढ़ा दिया था। बाद में जब अर्शमान को इस बारे में पता चला, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सारी दुनिया को तहस-नहस कर दे, क्योंकि उसने शादी से पहले जितनी भी मुलाकातें की थी वो कोमल के साथ थी। शादी की रात जब उसने कोमल की जगह सजल को देखा तो उसके अंदर नफ़रत भर गई थी और वो सारी नफ़रत उसने सजल के ऊपर उंडेली थी, जो कि पहले से ही सब ज़बरदस्ती के रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और ऊपर से उसकी चाची ने भी साफ अल्फाज में कह दिया था कि अब तुम्हारे ससुराल से तुम्हारा जनाजा ही आना चाहिए। वो उनसे पूछना चाहती थी कि आप लोग किस ससुराल की बात कर रहे हैं, जो कि ज़बरदस्ती उस पर मुसल्लत किया गया था। लेकिन ये सारे अल्फाज उसके अंदर ही घुट कर रह गए थे। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि फारिया बेगम उसके साथ हैं और उसके ससुर जावेद साहब भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उनकी ज़ुबान सजल को बेटी बेटी कहते नहीं थकती थी। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वो सारे अरमान सजल के ज़रिए पूरे कर रहे थे। वो अक्सर ही उसे अपने साथ घुमाने के लिए भी लेकर जाते थे और ये एक छोटा सा ट्रिप होता था जिसमें सजल अंकल आंटी के साथ जाती थी। अर्शमान उनकी इन सरगर्मियों में कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करता था। या तो वो 24 घंटे अपने बिजनेस में बिजी रहता था या फिर गोल्फ खेलने के लिए चला जाता था। सजल को गोल्फ सेंटर में भी जाने का शौक था और वो एक दिन अपने ससुर के साथ वहाँ पर पहुँच गई थी। लेकिन जब अर्शमान ने इस पर दूसरे मर्दों की नज़रों को महसूस किया तो उसका खून गुस्से से खौलने लगा। पहली बार उसे इस चीज़ का एहसास हुआ था कि वो बिलाशक सजल को कोई हक नहीं देना चाहता, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस पर किसी और की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उस दिन उसने सजल को हद से ज़्यादा डांटा था और उसे यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारा शुमार भी इन्हीं औरतों में होता है जो मर्दों को अपनी जानी मतवज्जा करके खुशी महसूस करती है। सजल ये बात जूं की तू वापस जाकर अपनी सास साहिबा को बता दी थी और फिर क्या था, रशमान की वो दुर्गत बनी थी कि उसके कानों से धुआं निकलने लगा था और ये सब कुछ सजल की वजह से हुआ था। रात के वक्त उसने सजल को दबोचते हुए दो टोक अंदाज में धमकी दी थी कि अगर आइंदा हम लोगों के बीच की बात बाहर निकली तो मैं तुम्हारी सांसें तुम पर तंग कर दूंगा। सजल ने ज़िंदगी में पहली बार उसका गुस्सीला रूप देखा था। कुछ ही टाइम के बाद अपने आप को बिजी करने के लिए सजल ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फैसला किया। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी जिस यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला लिया था, अर्शमान इसी यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर था और इस बारे में जवेद साहब ने उसे शुरू में कुछ भी नहीं बताया था। वो भी अपनी बहू को सरप्राइज़ देना चाहते थे। सजल पहले दिन लोकल यूनिवर्सिटी गई थी। हालांकि जवेद साहब ने उसे घर की गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन ड्राइवर अवेलेबल नहीं था। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी के अर्शमान भी उसी वक्त यूनिवर्सिटी में पहुंचा था जब सजल रिक्शे से उतर रही थी। तुम घर की गाड़ी इस्तेमाल कर सकती थी। पोर्च में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी, तुम्हें लोकल आने की क्या ज़रूरत थी? अपने इंतहाई बराबर से जानी पहचानी
मर्दाना आवाज़ को आता हुआ सुनकर सज्जल खौफ से अपनी जगह पर उछल पड़ी। जब उसने निगाहें उठाकर देखा तो वहाँ पर अर्शमान खड़ा था, जो उसे खा जाने वाले अंदाज में देख रहा था। उसने बेसाख्ता खौफ से थूक निकला और अपने आप को कंपोज करते हुए बोली, ड्राइवर वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। ये सुनकर अर्शमान ने गुस्से से अपना सर झटका और अंदर की जाने बढ़ गया। सज्जल उसे पूछना चाहती थी कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि उसका पहला दिन था, इसलिए वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। एक लड़की जिसने खुद से उसे मुखातिब किया था, सज्जल बाद में उसी के साथ ही जाकर बैठ गई थी। क्लास के जितने भी लड़के थे वो एक एक करके उसके पास आकर उसे सलाम करके उसे छेड़ रहे थे, लेकिन सज्जल बेगम सदा की मासूम, उनका मकसद समझे बगैर ही इंतहाई मासूमी से उनके सलाम के जवाबात दिए जा रही थी। जब अचानक ही कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से खुला और अर्शमान मजबूत चाल चलता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। सज्जल ने बेसाख्ता खौफ से थूक निकला और अपने बराबर में खड़ी नूर का बाजू जोर से दबोचते हुए बोली, ये बंदा कौन है? आहिस्ता आवाज़ में बात करो, सर ने सुन लिया तो गुस्सा करेंगे। नूर ने अपने लबों पर उंगली रखकर धीमी आवाज़ में उसे चुप करवाते हुए कहा। सजल की टांगें खौफ के मारे कांपने लगी थी जब उसे पता चला कि यूनिवर्सिटी में भी उसे मिस्टर जलाद का सामना करना पड़ेगा। घर में क्या कम था जो अब वो यहाँ पर भी उसके जुल्म और सितम बर्दाश्त करेगी। अर्शमान भी जैसे वहाँ पर फैसला करके आया था कि आज वह सजल का पहला दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन बना देगा। उसने ना सिर्फ सजल को क्लास में रोस्ट किया था, बल्कि कुछ ही देर के बाद बातें करने की वजह से उसने सब लोगों के सामने सजल को जलील करके क्लास से बाहर भी निकाल दिया था। वह अपने आंसू बेदर्दी से साफ करती हुई यूनिवर्सिटी से निकल गई थी। दिल ही दिल में वो अर्शमान को गालियों से नवाज रही थी, लेकिन घर जाकर उसने किसी से इस बारे में शिकायत नहीं लगाई थी, वरना अर्शमान फिर से उस पर चढ़ दौड़ता। वो और अर्शमान यूं तो एक कमरा शेयर करते थे और एक बेड पर ही सोते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों में एक बहुत लंबी दूरी थी, जिसे ना तो वो खुद कम कर रही थी और ना ही अर्शमान उसे कम करने की जहमत कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही दादी जान ने सज्जल को मशवरा दिया था कि तुम ऐसा करो, अर्शमान को जेलिस करवाने की कोशिश करो, इससे उसके दिल में तुम्हारी अहमियत का एहसास जागेगा। मर्द हर चीज़ तो बर्दाश्त कर सकता, लेकिन अपनी औरत को किसी दूसरे मर्द के साथ नहीं देख सकता है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और उसे गल्फ सेंटर वाली कहानी याद आ गई थी। जब उसने दादी जान को बताया तो वो ताली मारते हुए बोली, बस यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। कभी कभार तो सजल को लगाता था जैसे पूरा घर ही उसे इसी महम पर निकला हुआ है कि किसी तरह से अर्शमान को सजल की तरफ मतवज्जा कर दे। उसे ये सोचकर अफसोस भी होता था कि आखिर उसे क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। वो इन लड़कियों में क्यों नहीं शुमार होती जो बगैर मेहनत किए सिर्फ और सिर्फ अपने हुस्न से शोहर को अपने काबू में कर लेती हैं। जब वो ये सोचती थी तो उसका दिल एकदम ही उदास हो जाता था, लेकिन फिर वो अपने रब का लाख लाख शुक्र भी अदा करती थी कि चच्ची जैसी आफत से उसकी जान छूट गई है। उसने फ़ोन करके कैप्टन फरहाद को बता दिया था और उसके साथ ही अर्शमान के नंबर पर मैसेज भी छोड़ दिया था। अर्शमान जब क्लास लेकर बाहर निकला तो बेसाख्ता मोबाइल चेक करने लगा। सबसे पहले उसने सज्जल का नंबर ही ओपन किया था। उनको एक दूसरे के साथ रहते हुए तकरीबन 3 महीने गुजर गए थे और इस वक्त भी अर्शमान ना चाहते हुए भी उसकी ज़ात में दिलचस्पी लेने लगा था। जैसे अर्शमान ने मैसेज पढ़ा, उसका खून गुस्से से खौलने लगा। उसने फ़ौरन ही सज्जल का नंबर डायल किया था। सज्जल इधर उसकी कॉल जानबूझकर इग्नोर कर रही थी और खुशी से भंगड़े डाल रही थी। कैप्टन फरहाद ने जब उसकी खुशी से चमकते हुए चेहरे को देखा तो पूछे बगैर न रह सकता, मिस क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी इस कदर खुशी की वजह क्या है? अरे मैं तो बस शूटिंग रेंज जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। भाई आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मुझे गोली